जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि घर पर आप लोग स्वस्थ हैं और सुरक्षित होंगे। आज फिर से मैं आप लोगों की हिंदी वीडियो की क्लास लेकर के आया हूं और इस वीडियो क्लास में मैं आपको अभी तक जो है इसके पहले मैंने 2 वीडियो भेजे थे और भाषा बोध के अंतर्गत मैंने वाक्य के बारे में बतलाया था, जिसमें पहले वीडियो में मैंने वाक्य की परिभाषा और वाक्य का पहला प्रकार और दूसरे वीडियो में मैंने वाक्य का दूसरा प्रकार बताया था। तो इस प्रकार से मैंने भाषा बोध के अंतर्गत अभी 2 वीडियो भेजे। आज मैं ये तीसरा वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और यह वीडियो भी भाषा बोध के अंतर्गत शुद्ध वाक्य रचना का है। अब प्रश्न तो आते हैं कि वाक्य को शुद्ध करना, वाक्य को सही लिखना, इस प्रकार का प्रश्न आता है जो लगभग 3 नंबर का आता है और 1 नंबर वाले में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सत्य सत्य का भी पूछ लेता है, खाली स्थान का भी पूछ लेता है, सही जोड़ी में ही पूछ लेता है। मतलब मेरा कहने का आशय यह है कि ये जो शुद्ध भाषा बोध के अंतर्गत जो शुद्ध वाक्य रचना है, यह एक महत्वपूर्ण अंश है व्याकरण का आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, जिसमें से प्रश्न आते ही हैं और पूछे ही जाते हैं। और वो प्रश्न का रूप कुछ भी हो सकता है, या तो वाक्य शुद्ध करने के लिए हो सकता है, या सतशत भी हो सकता है, या परिभाषित करके लिखने के लिए भी हो सकता है। उदाहरण सहित लिखने के लिए भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 3 नंबर का प्रश्न आता है। तो आज हम इस हिंदी वीडियो क्लास में भाषा बोध के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं शुद्ध वाक्य रचना। अब ये ध्यान रखना है, कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ये प्रश्न करते हैं, बोलते हैं सर वाक्य को शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए, वाक्य को शुद्ध करते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से वाक्य को शुद्ध किया जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं प्रकार की जो समस्याएं हैं, इसी तरह की जो समस्याएं हैं, इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। ध्यान रखिएगा आप लोग कि वीडियो को बड़े अच्छे से देखेंगे और जब आप इसको 2-3 बार जब पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी। ठीक है, कि वाक्य को कैसे शुद्ध किया जाता है और वाक्य को शुद्ध करते समय हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, ये सारी बातें जो हैं आपके दिमाग में आ जाएंगी। तो शुरू करते हैं। तो जैसे सबसे पहले बात आती है शुद्ध वाक्य रचना। निश्चित रूप से एक प्रश्न है, जिज्ञासा भी है कि शुद्ध वाक्य किसको कहते हैं, वाक्य जो शुद्ध होता है वो किस प्रकार का होता है। तो उसमें उसके इस प्रश्न के उत्तर के लिए यह बात सामने है जो आपके देख रहे हैं कि शुद्ध वाक्य क्या है, यानी सही वाक्य क्या है। तो वह वाक्य जो वचन, लिंग, अर्थ, काल, पुनरुक्ति, मात्रा तथा अन्य किसी भी प्रकार की अशुद्धियों से मुक्त होता है, वह शुद्ध वाक्य कहलाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कि यदि हम कहें कि शुद्ध वाक्य क्या है, तो शुद्ध वाक्य यही है कि जिसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि ना हो, किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। जो त्रुटि रहित होता है, वह वाक्य जो त्रुटि रहित होता है वही शुद्ध वाक्य है। तो इस प्रकार से जो शुद्ध वाक्य को जो परिभाषित की गई है, जो परिभाषा बताई गई है कि शुद्ध वाक्य रचना क्या है, तो वो इस प्रकार की होगी। ठीक, फिर शुद्ध वाक्य रचना संबंधी जो बात आती है कि शुद्ध वाक्य रचना संबंधी नियमों की बात यदि आए तो हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए। वाक्य को जब हम शुद्ध करते हैं, जब हमारे सामने अशुद्ध वाक्य आता है, तो हमें कौन सी बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ये बात आगे मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। तो क्या है वो बात? बात यह है कि वाक्य भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होता है। अतएव लिखने
या बोलने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ लिखा या कहा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। वाक्यों के विभिन्न अंग यथास्थान होना चाहिए, साथ ही विराम चिन्हों का भी उचित जगहों पर प्रयोग होना चाहिए। लिंग, वचन, कारक, कारक चिन्ह, समास, संधि, विशेषणों का उचित स्थानों पर प्रयोग अपेक्षित है। अस्पष्टता, शिथिलता, जटिलता, भ्रामकता, अर्थहीनता आदि ऐसे दोष हैं जो किसी प्रकार क्षम्य नहीं करे जा सकते। तो इस जो अवतरण है, ये जो अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद का आशय यही है कि जब हम वाक्य को शुद्ध करने के लिए शुद्ध करने जब जाते हैं या शुद्ध करते हैं, शुद्ध करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। कौन सी बातें? जो इस अनुच्छेद में या इस पैराग्राफ में जो हमने आपको बतलाई हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आप जब भी वाक्य शुद्ध करें तो आप उस वाक्य को पहले से ध्यानपूर्वक समझें। समझने के लिए क्या करना है? समझना क्यों ज़रूरी है? समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप उस वाक्य को पढ़ेंगे तो आपको उस वाक्य में जो त्रुटि है, जो अशुद्धता है, जो गलती है, वह गलती आपको समझ में आएगी। जब आप गलती को समझेंगे, उस वाक्य की अशुद्धता को समझेंगे, उस वाक्य की त्रुटि को जब आप समझेंगे, तब आप उस वाक्य को शुद्ध करने में आपको सरलता होगी। ठीक? तो अब कौन कौन सी त्रुटियां होती हैं वाक्य में, किस प्रकार की त्रुटियां होती हैं, ये हम जो है अब आगे देखते हैं। तो अब सबसे पहले जो बात आती है अशुद्धियों के प्रकारों में। अशुद्धियों के प्रकार में क्या? तो पहली बात है क्रमदोष। यानी कहने का मतलब कि जब आपके सामने कोई वाक्य अशुद्ध है, प्रश्न आया कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। अब जब शुद्ध करना है आपको, तो निश्चित रूप से जब वो कहता है कि शुद्ध कीजिए, तो शुद्ध करने के लिए क्यों कह रहा है? ये स्वाभाविक बात है कि उसमें कोई ना कोई दोष है, उसमें कोई ना कोई त्रुटि है। तो अब उसमें दोष कौन सा है, उसमें त्रुटि क्या है, इसको खोजना, इसको ढूंढना और उसे समझना। जब आप उसको खोज लेंगे, ढूंढ लेंगे, समझ लेंगे, तब आप उस कहना चाहिए उस त्रुटि को या उस अशुद्धि को आप दूर करने में सक्षम हो पाएंगे। तो क्रमदोष क्या होता है? वाक्य में प्रत्येक शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार निश्चित क्रम में होना चाहिए। देखिए क्या कहता है, क्रमदोष क्या कहलाता है? क्रमदोष किससे कह रहे हैं कि वाक्य में प्रत्येक शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार निश्चित क्रम में होना चाहिए। अब निश्चित क्रम क्या है वाक्य का? तो निश्चित क्रम है कर्ता, कर्म, क्रिया। ये निश्चित क्रम है। यानी वाक्य में सबसे पहले कर्ता का स्थान होता है, फिर उसके बाद कर्म का स्थान होता है और अंतिम में क्रिया का स्थान होता है। तो ये तीनों क्रम को उपयुक्त स्थानों पर रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि ये क्रम भंग है, यानी क्रम गलत है, तो वाक्य में अशुद्धि आ जाती है। ठीक है? देखिए एक उदाहरण देखिए। उदाहरण क्या है? ललिता एक फूलों की माला बाजार से लाई। अब ये जो पहला हमने जो उदाहरण दिया, ये अशुद्ध है। ये अशुद्ध क्यों है? क्योंकि इसमें ये जो हमने बात कही है क्रमदोष के अंतर्गत, तो इस वाक्य में जो है क्रमदोष है। अब क्रमदोष कौन सा है कि कर्ता, कर्म और क्रिया यथावत यानी उपयुक्त स्थानों पर नहीं है। अब उपयुक्त स्थानों पर नहीं है तो अब कर्ता, कर्म, क्रिया, अब इसमें कर्ता कौन है? कर्ता जो है ललिता है। ठीक है? और कर्म क्या है? फूलों की माला, बाजार से फूलों की माला। और क्रिया क्या है? लाई, लाना, ये क्रिया है। तो अब इसमें आप देखेंगे कि
कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। कर्ता, कर्म और क्रिया, ये कहीं ना कहीं स्थिति ठीक नहीं है। तो अब स्थिति ठीक नहीं, तो इसका शुद्ध रूप क्या है इसमें कि ललिता बाजार से फूलों की एक माला लाई। अब कर्म कहाँ है? बाजार से फूलों की, ठीक है ना, बाजार से। अब बाजार जो है वो कहाँ चला गया है? क्रिया के पास चला गया। नहीं, कर्म जो है कहाँ चला गया? क्रिया के पास चला गया। यानी कर्म जो है व्यवस्थित नहीं है, उपयुक्त स्थान पर नहीं है, या उस व्यवस्थित क्रम में नहीं है। इसलिए इस वाक्य में जो पहला वाला जो वाक्य है, इसमें क्रमदोष त्रुटि है, क्रमदोष अशुद्धि है। तो जब आप इस बात जो वाक्य को जब आप पढ़ेंगे और जब आप इस नियम को पढ़ेंगे, क्रमदोष के नियम को, तब आप के सामने यह जब वाक्य आएगा तो आप उसको ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले कर्ता रखना, फिर कर्म को ठीक करना, फिर अंतिम में क्रिया को ठीक करना। तो कर्म, इसमें कर्म का दोष था, कर्म ठीक नहीं था, कर्ता और क्रिया अपने स्थान पर है। कर्म में फेर था, कर्म में अशुद्धि थी। तो कर्म में अशुद्धि थी तो क्या थी? बाजार क्रिया के पास चला गया, जबकि बाजार को कहाँ आना चाहिए? कर्ता के बाद आना चाहिए। कहने कर्ता कर्म, बाजार से फूलों की एक माला, ये क्या है? कर्म है, ठीक है। कर्ता क्या है? ललिता हो गई, और कर्म क्या है? बाजार से फूलों की एक माला, और क्रिया क्या हो गई? लाई। तो इस प्रकार से कर्ता, कर्म और क्रिया, जब ये तीनों एक निश्चित स्थान पर, उपयुक्त स्थान पर जब आ जाते हैं, तब क्रम दोष की अशुद्धि दूर हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या थी? क्रम दोष की अशुद्धि। अब आगे अशुद्धियों के प्रकार में दूसरे प्रकार जब आता है, संज्ञा संबंधी अशुद्धि। अब ये ध्यान में रखना है, फिर बात को मैं कहता हूँ कि जब भी हम अशुद्धि संबंधी प्रश्नों को जब हम हल करते हैं, या अशुद्धि संबंधी प्रश्नों के उत्तर को जब हम देते हैं, तो हमें बहुत सावधानीपूर्वक वाक्य को पढ़ना है। जब हम वाक्य को सही पढ़ेंगे, तो सही पढ़ने के बाद 2-3 बार जब हम पढ़ेंगे, तो हमें उसके क्रम या उसमें निहित जो अशुद्धि है वो हमको समझ में आएगी। तो जैसे अब अगली जो अशुद्धि है वो क्या है? संज्ञा संबंधी अशुद्धि। संज्ञा संबंधी अशुद्धि क्या है? इसके पहली बात है, इसके अंतर्गत पहला नियम जो है, व्यक्तिवाचक में अनावश्यक रूप से परसर्ग आदि ने, को, से नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा वाक्य में अशुद्धि आ जाती है। यानी व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जो व्यक्तियों के संबंध में, व्यक्ति से संबंधित होती है, वस्तु से संबंधित होती है, तो उसमें हमको जो है क्या कहता है? ने, को और से, ये परसर्ग हैं। परसर्ग मतलब कहना चाहिए शब्द के, यानी कर्ता के बाद जो लगने वाले जो शब्द हैं, शब्द कहलाते हैं, ये परसर्ग कहलाते हैं। उनको अनावश्यक रूप से नहीं लगाना चाहिए। जैसे उदाहरण से समझें आप, क्या कहता है कि राम ने अयोध्या आ जाना, ये अशुद्ध है। राम ने अयोध्या आ जाना। अब इसको जब हम लगा देते हैं, तो इस अशुद्धि को जैसे ही हम लगाते हैं, तो इस तरीके से जब हम परसर्ग जब हम लगा देते हैं, तो क्या होता है? वाक्य में अशुद्धि आ जाती है। और वाक्य में अशुद्धि आ जाने के कारण जो है वह वाक्य स्पष्ट नहीं होता। तो शुद्ध क्या होगा? राम अयोध्या आ जाना। अब देखो आप, ने को अलग करने से क्या हुआ? ने को अलग करने से वाक्य हमें स्पष्ट और सार्थक हो गया, उसका अर्थ हमें स्पष्ट समझ में आने लगा। और जब हम ने लगाए थे, जब परसर्ग लगा हुआ था उसमें, तो क्या हो रहा था? हमें उसके अर्थ को समझने में कठिनाई हो रही थी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब संज्ञा संबंधी अशुद्धि आती है, तो संज्ञा संबंधी अशुद्धि में व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है, उसमें ने, को और से, ये जो परसर्ग होते हैं, ये लगे हुए होते हैं, जिसके कारण अशुद्धि आ जाती है। इन्हीं अशुद्धियों को पहचानना, जान करके इन्हें दूर करना, और फिर एक शुद्ध वाक्य की रचना करने से क्या होता है? संज्ञा संबंधी अशुद्धि जो है दूर हो जाती है, ठीक है। दूसरा उदाहरण भी दिया है, पुस्तक को जहाँ से उठाओ वहीं रख दो। ऐसा हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं बोलने के लिए, लेकिन वास्तव में सही शब्द क्या है? पुस्तक जहाँ से उठाओ वहीं रख दो।
ये इसका शुद्ध शब्द है। ठीक, संज्ञा संबंधी अशुद्धि। फिर इसके बाद है संज्ञा संबंधी अशुद्धि का दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम कहता है दल, समूह, जत्था आदि जातिवाचक संज्ञाएं बहुलता का बोध देने पर भी एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, क्या कहता है? दल, समूह, जत्था आदि जातिवाचक संज्ञाएं बहुलता का बोध देने पर भी, बहुलता मतलब बहुवचन की बात होती है ना, एक से अधिक की बात, एक से अधिक होने पर भी, ये कहाँ एक से अधिक होने पर भी एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। कौन सी? जातिवाचक संज्ञाएं। यानी कहना चाहिए दल की बात हो, समूह की बात हो, जत्थे की बात हो, ये जातिवाचक संज्ञा बहुलता का बोध देने पर भी एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे उदाहरण, जन समूह जा रहे हैं। अब यहाँ हम कह रहे हैं कि जा रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बहुवचन में कह रहे हैं। लेकिन यहाँ नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि जातिवाचक संज्ञाएं जो होती हैं बहुलता का बोध देने पर भी एक वचन में होती हैं, प्रयुक्त की जाती हैं। तो सही वाक्य क्या होगा इस नियम के अंतर्गत? कि जन समूह जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फिर तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम कहता है वाक्य में उचित संज्ञा शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना नियमों का ध्यान रखे हुए हम बेधड़क वाक्य को बोल देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अंगूरों का पुंज दुकान पर टंगा है। अंगूरों का पुंज, अब पुंज क्या होता है भाई? इसका अर्थ यदि हम देखेंगे तो पुंज का अर्थ क्या होता है? पुंज यानी प्रकाश, चमकता हुआ कोई, चमकती हुई कोई वस्तु, वो पुंज, यानी प्रकाश से युक्त वस्तु, वो क्या है? पुंज है। तो अब अंगूर के लिए पुंज शब्द का प्रयोग कैसे किया जा सकता है? तो इसलिए नियम कहता है कि वाक्य में उचित संज्ञा शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? अंगूरों का गुच्छा दुकान पर टंगा है। ये सही वाक्य हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आगे कुछ शब्द दिए गए हैं जो समझने के लिए हैं आप लोगों के लिए। इसी प्रकार लताओं के लिए कुंज, कवियों, लेखकों, गायकों, विद्वानों आदि के लिए मंडली, सैनिकों, सत्याग्रहियों के लिए दल, भेड़ बकरियों के लिए झुंड और अनाज के लिए ढेर या राशि का प्रयोग किया जाता है। समझ गए ना? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन बातों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और समझने के साथ में जो संज्ञा संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं वाक्य में, वो उसकी ये 3 नियम बताए गए हैं। इन तीनों नियमों को आप बहुत अच्छे से सुनें, देखें और पढ़ करके उसे समझने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से आपको यह हिंदी का जो वीडियो है, हिंदी की जो वीडियो क्लास के अंतर्गत जो ये वीडियो भेजा जा रहा है, ये वाक्य को शुद्ध करने के लिए आपके लिए कहीं ना कहीं लाभकारी होगा, ठीक है। तो मैं इस बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ और संज्ञा संबंधी अशुद्धियों, वाक्य, शुद्ध वाक्य रचना, क्रम दोष, इन सारी चीज़ों को आप जब रिपीट करेंगे, देखेंगे, तो जब भी आपके सामने प्रश्न आएगा वाक्य से संबंधित, वाक्य को शुद्ध करने से संबंधित, तो निश्चित रूप से आप इन नियमों को ध्यान में रखते हुए वाक्य को शुद्ध करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं एक और नए वीडियो के साथ वाक्य की शुद्ध वाक्य रचना के अंतर्गत एक नया और वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंदी, वंदे मातरम। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आप को कोविड-19 से बचाने का पूरा प्रयास करिए। मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइज़ कीजिए और ये ज़रूरत यथावत जो दूरियां हैं, यथासंभव जो दूरी है, 2 गज दूरी, उसे आप बना करके रखें और अपने स्वास्थ्य को
स्वस्थ रखें और आप भी स्वस्थ रहें, क्योंकि आप हमारे लिए एक बेहतर पूंजी हैं, स्वर्णिम पूंजी हैं। इसलिए आपकी सुरक्षा ही हमारे लिए हमारी सर्वोत्तम सफलता है। तो इस वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। एक बार फिर से जय हिंदी, वंदे मातरम।